हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो फिर मैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एमसीक्यू टाइप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न्स पे है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी जो है पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं, और जब भी पूछे जाते हैं हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। मीन्स यहाँ पे लॉजिक नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। आरबीसी काउंट इन फीमेल। आरबीसी काउंट फीमेल में क्या कितना रहता है भाई? 3.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ या 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³ या 4 से 5.5 मिलियन पर mm³ या नन। तो बच्चों, जो आरबीसी काउंट इन फीमेल में होता है वो मेल से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि हमारा 3.5 से 5.5 मिलियन पर mm³। अगर यही मेल की बात करते तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होता। अगर बच्चों की बात करते, नियोनेट्स की बात करते, तो कैसे होता? 4 से 5.5 मिलियन पर mm³ की। अब हार्ट रेट ऑफ फीटस की बात करें तो कितना होता है फीटस का हार्ट रेट? 140 से 150 पर मिनट, या 115 से 130 पर मिनट, या 100 से 115 पर मिनट, या 70 टू 80 पर मिनट। तो बच्चों, जो फीटस का होता है हार्ट रेट वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि हमारा होता है 140 से 150 पर मिनट। ओके, विच मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पॉइजन। अब अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज किया जाता है? एमेटिक, गैस्ट्रिक लैवेज, डायलिसिस, या ऑल। तो बच्चों, इनमें से सारे मेथड हैं। जैसे कोई पॉइजन खा लेता है तो एमेटिक्स जो है तुरंत वोमिट कराई जाती है, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है निकाला जा सके। रिमूवल ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक लैवेज। जो पेट के अंदर जितना भी वो लैवेज बना हुआ है वो सारा रिमूव किया जा सके, या डायलिसिस के थ्रू, है ना। तो ये जो है तीनों मेथड होते हैं जिसके थ्रू पॉइजन को बॉडी से रिमूव किया जा सकता है, यानी ऑल ऑप्शन हमारा सही होगा। फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग विच एंटीडोट यूज्ड। जो मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए तो कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, कैओलिन, नेलॉर्फिन। बच्चों, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ के क्वेश्चन को समझिए, उसका ऑप्शन को बहुत केयरफुली, सारे ऑप्शन पढ़ने ही पढ़ने, चाहे पहला ऑप्शन आपको सही लगने लगे, सारे पढ़ो। हो सकता है दूसरा भी सही हो जाए, हो सकता है तीसरा भी सही हो जाए, या ऑल हो जाए, या हो सकता है कि इनमें से कुछ भी ना हो। आप पढ़ोगे अगर ध्यान से तो आइडिया लगेगा। ठीक है, तो मॉर्फिन की पॉइजनिंग में जो एंटीडोट होता है वो होता है नेलॉर्फिन। कौन सा? नेलॉर्फिन यूज करते हैं। या रेयर कभी कभी क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का भी इस्तेमाल किया जाता है किसमें? मॉर्फिन पॉइजनिंग में, है ना। फॉर आर्सेनिक एंड मरकरी पॉइजनिंग व्हिच एंटीडोट। आर्सेनिक और मरकरी की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो कौन सा एंटीडोट यूज किया जाता है? डाइमर कैप्रोल, कैओलिन, नेलॉर्फिन, या नन। तो बच्चों, जब आर्सेनिक या मरकरी की पॉइजनिंग हो जाए शरीर में तो डाइमर कैप्रोल, जिसको BAL बाल भी बोलते हैं, ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नंबर ऑफ फार्मेसी स्टाफ डिपेंड्स ऑन। इस फार्मेसी के अंदर कितना स्टाफ मेंबर होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल में बेड हैं, या नंबर ऑफ आउट इन पेशेंट, या एक्टिविटी ऑफ फार्मेसी, या ऑल। तो बच्चों, एक फार्मेसी के अंदर कितना स्टाफ मेंबर होना चाहिए ये डिपेंड वाकई में करता है कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है। मीन्स कितने नंबर ऑफ बेड ज़्यादा हैं या कम है, कितने ज़्यादा आउट और इन पेशेंट, कितने पेशेंट एडमिट हैं, कितने पेशेंट OPD में देखे जाते हैं। एक्टिविटी ऑफ फार्मेसी, कितना ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा है, ज़्यादा वर्क हो रहा है या कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती, मीन्स ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं स्टाफ मेंबर की प्लेसमेंट में, कितने ज़्यादा स्टाफ मेंबर रखे जा सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन ऑल सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट कम क्लर्क। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ग्रेजुएट इन फार्मेसी शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, या इनमें से नन। बच्चों, पहली चीज़ तो जितनी भी इसमें गाइडलाइन दी हैं A और B, C, जो क्वालिफिकेशन है वो सफिशिएंट है किसके लिए? फार्मासिस्ट कम क्लर्क के लिए। जब बात मिनिमम क्वालिफिकेशन की जाए तो कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि PCI में रजिस्टर्ड हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो PCI से रजिस्टर्ड नहीं है, या रजिस्टर्ड हैं तो उनके यहाँ जो सीट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता है। बच्चे बाद में जब कभी जॉब के लिए जाते हैं
तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उसकी जो सीट है वो क्या है, रजिस्टर्ड है ही नहीं, है ना। तो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा, डी फॉर्म, ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हेड होता है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है हॉस्पिटल का, उसका जो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम, वो क्या होती है, डी फॉर्म, बी फॉर्म या एम फॉर्म या ऑल। तो बच्चों पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी से होना चाहिए उसका, चाहे फार्माकोलॉजी से हो या फार्मेसी से हो, फार्मास्यूटिक्स से हो, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डिग्री भी सफिशिएंट है, डिग्री हाँ सही है, डी फॉर्म वहाँ पे जॉब के लिए सही है केमिस्ट के, लेकिन जब चीफ फार्मासिस्ट की बात आती है उस वक्त उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर इन फार्मेसी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओके, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी विद एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, डिग्री इन फार्मेसी विद एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी विद एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो बच्चों मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है केमिस्ट की, वो होनी चाहिए हमारी डिग्री, यानी कि बी फॉर्म होना चाहिए। किससे, फार्मेसी में बी फॉर्म हो, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी हो, और उसका जो है 18 महीने का ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन इसलिए भी पढ़ाई जा रही है कि ये ध्यान रखिए, कल को अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो आपके पास 18 मंथ का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में उसी के साथ बच्चों बताना मुझे कि इस बार आवाज़ कैसी है, वॉइस की काफ़ी कंप्लेन थी कि सर वॉइस कम आ रही, तो माइक में मैंने थोड़ा R&D करी है, तो बताना आपकी कैसा है। दूसरा एक न्यूज़ और देनी है कि फार्मेसी के बाद आप क्या करोगे, बी फॉर्म के बाद आप क्या करोगे, या डी फॉर्म के बाद क्या करोगे, एम फॉर्म के बाद क्या करोगे। तो एक मैं अवरेंद्र या एवी मोटिवेशन के नाम से एक चैनल चलाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यही बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, मीन्स आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई के बाद क्या करना है। दूसरा, थोड़ा बहुत पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पैसा कैसे अर्न किया जाए, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो मैं प्रॉपर आपको गाइड करता रहूँगा। कुछ दिन आप उसको क्या करना, मैं नहीं कहता कि आंख बंद करके उसको फॉलो करो, कुछ दिन आप उसको टेस्ट करना कि जो मैं तरीके बता रहा हूँ क्या इस तरीके से पैसे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप उसको आगे भी फॉलो करना, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली सबको ये काम आएगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। दूसरा क्या, बी फॉर्म एम फॉर्म के लिए तो मैं बहुत मायने रखता हूँ, क्योंकि मैंने खुद 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है, और जो भी इंडिया की टॉप क्लास की इंडस्ट्रियां हैं, जो टॉप 5 में है, मैंने सिर्फ उन्हीं में ही काम किया है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम किया है, यानी मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं लॉन्च करूँगा वो चैनल, मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, टाइम टाइम पे मैं अपडेट देता रहूँगा उसकी, ठीक है, कि किस नाम से किया है। अगर आपको ज़रूरत है पैसा कमाने की या करियर ऑप्शंस आपको चाहिए, तो आप इवन जिसका टारगेट है मेडिकल स्टोर खोलना, उसके लिए भी मैं ये बता दूंगा कि मेडिकल स्टोर वाला होलसेलर से मेडिसिन ना लेके, एजेंसी से मेडिसिन ना लेके, इंडस्ट्री से कैसे डायरेक्ट मेडिसिन उठा सकता है, जो उसको बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती। बच्चों स्थिति ये है कि जो 10 रुपए की मेडिसिन मिलती है उसकी 5 पैसे कॉस्टिंग आती है, बाकी सब पैसे बीच वाले ले जाते हैं, ठीक है। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। जनरली पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी कंपोज्ड ऑफ, बच्चों क्या है कि पीपीटी मेरी टीम मेंबर बनाते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या एडिटिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे पिछले में जो मैंने हॉस्पिटल का बनाया था उसमें पीटीसी कमेटी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। उसमें क्या है, पैथोलॉजिस्ट, जबकि इस टीम में पैथोलॉजिस्ट नहीं होता। मैंने इवन करेक्ट करके टाइटल बार में ही डाल दिया था कि उसका 16 का डी ऑप्शन सही है, जो पीछे वाला हमारा हॉस्पिटल का था, लेकिन फिर भी बच्चे देखते नहीं है, नीचे कंप्लेन बताते हैं सर ये आंसर प्लीज़ गलत हो गया है। तो क्या होता है, जब वीडियो बनाते हैं तो पॉज का ऑप्शन नहीं है मेरे वीडियो में, ओके। मैं बनाता हूँ तो एक ही बार में, दोबारा मैं एडिट नहीं करता, ठीक। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है कि जो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटीसी से आता ही आता है। तो पीटीसी कमेटी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी कंपोज्ड ऑफ 3 फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, 3 फिजिशियंस फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, या 3 फिजिशियन फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्सिंग स्टाफ,
या 3 फिजिशियन, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड पैथोलॉजिस्ट। तो बच्चों इसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट एम्बुलेटरी पेशेंट, रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड टू एडमिट इन वर्ड फॉर द ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी एंड ऑल। तो बच्चों जो एम्बुलेटरी पेशेंट है आउट पेशेंट होता है एक्चुअली। ये क्या होता है कि बाहर से जब आता है तो उसको क्या ओपीडी में ट्रीटमेंट देने के बाद उसको घर के लिए वापस भेज दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा विच फॉरसेप इज यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हो या सॉफ्ट टिश्यू हो उसके लिए कौन कौन से, जैसे एलिस टिश्यू फॉरसेप, बैडकॉक फॉरसेप, लेंस टिश्यू फॉरसेप या ऑल ऑफ द अबव। तो स्पेशली अपेंडिक्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यू में तो कई भी यूज कर सकते हैं, अपेंडिक्स के लिए हमारी बैडकॉक फॉरसेप जो है यूज की जाती है। अनटूथ होती है, इसमें दांतें नहीं होते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। इन लीवर डैमेज देयर इज इंक्रीज ऑफ, अगर लीवर डैमेज हो जाए तो किसका लेवल इंक्रीज होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या एसजीपीटी। तो बच्चों जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो बिलीरुबिन वगैरह का कंटेंट क्या लेवल क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर रिजल्ट देखें तो एसजीपीटी रेशियो या लेवल एसजीपीटी का हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओके। ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, बच्चों एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, है ना, क्लोरामफेनिकॉल, थैलिडोमाइड, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड। तो दवा के हैवी डोज या दवा को ज़्यादा मात्रा में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लेती है तो उसको ग्रे बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, यानी ग्रे कलर का कुछ कुछ होने लगता है उसका कलर, है ना। ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द ऑडिटरी कैनाल इज कॉल्ड ओटीसी, इटरनल, ऑटिक ड्रग या नन। तो बच्चों जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑटिक ड्रग बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस कैन अकर ड्यू टू टू मच शुगर इन ब्लड, लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय पैंक्रियाज, इनिबिशन ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच या ऑल। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस की और दूसरी बात होती है डायबिटीज़ मेलाइटस की, अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है मींस इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है, कहाँ पे, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, कहाँ होती है, ये होती है पैंक्रियाज में। अगर इंसुलिन सिक्रीशन कम होता है तो कौन सा होता है डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जगह नहीं दी है, अगर ऐसा आता है तो आप जो है उस क्वेश्चन को ऐसे ही टिक कर देना, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस किससे होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन अगर कम होता है। अब डायबिटीज इंसिपिडस किससे होता है, इनिबिशन ऑफ एंटी डायोरेटिक हार्मोन, अगर एडीएच हार्मोन इनिबिट होता है तो जिसकी वजह से हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर पेरेंट्रल सॉल्यूशन इंश्योर्स दैट इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, है ना। पायरोजन टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट। तो इसमें माइक्रोब्स पूरी तरह से फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो उसके लिए स्टेरिलिटी टेस्ट जरूरी है, किसके लिए, स्पेशली पेरेंट्रल्स के लिए, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन इन चेस्ट, एब्डोमिनल पेन, सेवरल हेडेक, रेडनेस ऑफ स्किन। तो बच्चों मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है चेस्ट इन पेन। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जैसे आप देखोगे हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय, तुरंत आप टिक कर दोगे किस पे, वायरस पे, क्योंकि आपको पता है कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये सब वायरस से कॉज होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया से भी कॉज होता है, कैसे होता है, अगर बैक्टीरिया लीवर में इन्फेक्शन कर जाए और लीवर को डैमेज कर दे तो भी हमारा हेपेटाइटिस हो जाती है। अब केमिकल की बात करें, अगर जो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक होते हैं, टू मच एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, उनका भी लीवर खराब हो जाता है। या बहुत ज़्यादा ड्रगिस्ट होते हैं, उल्टी सीधी ड्रग लेना, नार्कोटिक ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं एक्सेस डोज में, तो उनका भी जो है लीवर डैमेज हो जाता है और हेपेटाइटिस हो सकती है, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही है। हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज मेड ऑफ, इसको बोलते हैं बच्चों हेपा फिल्टर। कौन सा बोलते हैं, हेपा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज मेड अप ऑफ। इसका जो लास्ट वाला फिल्टर होता है जो जिससे डायरेक्ट हवा जो है रूम के अंदर आती है, उसका साइज होता है 0.3 माइक्रोन। ये 99.997% जो है प्यूरिफाई एयर ब्लो करती है रूम के अंदर, ठीक है। यानी बहुत ही इससे ज़्यादा इफेक्टिव जो है फिल्टर अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसे बनता है, ग्लास एस्बेस्टस या ग्लास एंड मेड एस्बेस्टस। तो बच्चों ये जो डी ऑप्शन है, ग्लास एंड एस्बेस्टोस से मिलकर बना हुआ होता है क्या, हमारा हेपा फिल्टर, ओके। ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, चाहे आपका पेरेंटल प्रिपरेशन हो, चाहे आपका ये आपका क्लास डी की ड्रग्स हो या जैसे टैबलेट कैप्सूल वगैरह है। द स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग एरिया विच फिल्टर इज यूज टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, हेपा
मेम्ब्रेन फिल्टर, फाइब्रस बेड या लेमिनार फ्लो। तो बच्चों स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो पॉलेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, है ना, और क्या बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सबको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है हेपा फिल्टर। तो कौन सा फिल्टर यूज किया जाता है, हेपा फिल्टर स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में। रॉयल्स ट्यूब फॉर फीडिंग, रिमूविंग पॉइजन, गैस्ट्रिक लैवेज या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो रॉयल्स ट्यूब होती है नाक से और मुंह से दोनों से दी जा सकती है, ये फीड के लिए भी दी जा सकती है, रिमूविंग ऑफ पॉइजन के लिए या रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक लैवेज के लिए, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारे सही हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में रिजल्ट फ्रॉम, अब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है किसकी वजह से हो सकती है, ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कौन सा होता है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हो। एडिटिव्स इन डोजेस फॉर्म, जो एडिटिव्स यूज किए गए हैं जैसे ग्लाइडेंट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है ना, बाइंडर्स होते हैं, बल्क एजेंट होते हैं, फिलर्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे एडिटिव्स होते हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ ड्रग, यानी ड्रग में किसी तरह से अडल्ट्रेशन हो जाए तो इन सब चीज़ों की वजह से, या इम्प्योरिटी ड्रग में ज़्यादा हो जाए तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। द मेथड ऑफ सीलिंग ऑफ एम्पुल बाय द मेल्टिंग इट बिलो टिप, है ना, तो टिप सीलिंग, पुल सीलिंग, फ्यूजन मेथड। बच्चों जब कभी जो है जैसे सेकेंड ईयर में हो आप लोग, सिंथेसिस की होगी आपने लैब में, तो क्या कैपिलरी जो होती है जिससे हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, तो कैपिलरी को जब हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम बर्नर जला दें ऊपर से, उसको हल्का सा आग दिखा दें तो वो क्या होती है, मोल्ड हो जाती है, यानी कि लॉक हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि कैपिलरी को पकड़े हम कॉर्नर्स पे और बीच में हम आग जला दें, है ना, बीच में आग दिखाते हैं और थोड़ा सा खींच लेते हैं, तो क्या होता है उसको बोलते हैं पुल सीलिंग मेथड। इस तरह से जैसे एम्पुल देखो एक कॉर्नर उसका क्या खिंचा हुआ होता है, पतला सा होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पुल सीलिंग मेथड बोलते हैं। अब टेक्सास यूरिनरी कैथेटर इज डिजाइंड फॉर फीमेल पेशेंट, मेल पेशेंट, एल्डरली पेशेंट, स्मॉल चिल्ड्रन। तो बच्चों ये टेक्सास यूरिनरी कैथेटर स्पेशली यूज किया जाता है मेल पेशेंट के लिए, ठीक है। अब इसी के साथ थैंक यू। आपके क्वेश्चंस बाकी भी तैयार हैं, आप लोग इसमें खास कर ये बताइए कि वॉइस क्वालिटी ठीक है कि नहीं। ओके बच्चों, बाय।